बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलेंगे। कोर्स की कवरेज करने के लिए बुक कौन से इस्तेमाल होगी, एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, पेपर की पेपर में मार्क्स की एलोकेशन कैसे है। तो आज की डिस्कशन जो है वो सिर्फ इसी एरिया के ऊपर इसी एम्बिट में घूमेगी, ठीक है। मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कैफ 8 का ये सब्जेक्ट है, ऑडिट एंड एश्योरेंस। अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम सलमान, ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया हो ही गया एडमिशन के साथ भी। मेरा जो इंडस्ट्री कैरियर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, या प्रैक्टिस कैरियर जो कह ले, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 years, जिसमें मैंने आर्टिकल्स मेरे एक्सटर्नल ऑडिट में ही गुजरे हैं ज़्यादा, ठीक है जी। बल्कि 3.5 year अप्रॉक्सीमेटली रोटेशन नहीं थी हमारी फॉर्म में उस तरह, तो ऑडिट में ही गुजरे हैं इंटरनल एक्सटर्नल में। और इससे पहले मैं एज अ CFO काम कर रहा था रेडॉल्फ ग्रुप के अंदर, ठीक है। लास्ट मेरी जो जॉब थी दैट वाज CFO पोजीशन। जॉब क्यों छोड़ी उसकी मल्टीपल रीजंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मल्टीपल रीजन यही है कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था, तो पैशन को ही प्रोफेशन ऑप्ट कर लिया। टीचिंग एक्सपोजर बता दूं तो 5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए भी, ठीक है। और अपना कैरियर थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट हुआ। मेरे स्टार्ट जो कैरियर था दैट वाज फ्रॉम CFAP, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने CFAP से आगाज किया और देन मूव डाउनवर्ड टू कैफ एंड PRC। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर लूँ। ओके ओके, अच्छा जी। इसके बाद अगर हम डायरेक्टली जंप करें सब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर है। ऑब्वियस बात है, स्टेज 2 का एग्ज़ाम है, टेक्निकल है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अप्रोच जो अगर बात करें तो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर इसकी 100 मार्क्स की क्लासिफिकेशन करें तो बड़ी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। डिस्क्रिप्टिव 25% मींस 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, और 75 मार्क्स की केस स्टडी, जिसे एप्लीकेशन पेपर कहते हैं, वो साइड है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और बताता चलूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के हवाले से स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है। देखें, अगर हम बात करें अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की, या हम लॉ की बात करें जिनका मिक्सचर ज़्यादा है हर स्टेज के अंदर, लॉ कोई भी हो, वो बिजनेस लॉ है, इनकम टैक्स है, कंपनी लॉ है, वट, जो कॉम्बिनेशन है, आप PRC की स्टेज या AFC की स्टेज के ऊपर अकाउंटिंग पढ़ते हो, देन कैफ की स्टेज 1 के अंदर अकाउंटिंग पढ़ते हो, देन कैफ की बल्कि अकाउंटिंग के 2 मॉडल्स देखते हो, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखते हो। देन आप स्टेज 2 में आते हो, स्टेज 2 में भी अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेक्स्ट स्टेज देखते हो। आप मतलब आप ग्रेजुअली मूव कर रहे हो फ्रॉम PRC टू ऑनवर्ड। फाइनल की स्टेज पे भी इसी तरह है, एडवांस कॉर्पोरेट है, एडवांस अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है। इसी तरह एडवांस इनकम टैक्स है। जबकि ऑडिट की अगर बात करें तो ऑडिट आपको 2 स्टेजेस के ऊपर मिलेगी। नंबर 1 कैफ स्टेज, नंबर 2 कैफ में भी बल्कि सेकंड स्टेज, स्टेज 2, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्टेज 2 में, और उसके बाद डायरेक्टली फाइनल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, फिर अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट को या लॉ जैसे सब्जेक्ट को ब्रेक करना आसान है। ब्रेक करने से क्या मुराद है? लाइक फॉर एग्जांपल, आप कुछ एरिया, कुछ स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ लोगे, या बेसिक इन अकाउंटिंग जो है वो आप PRC लेवल पे पढ़ते हो, कैफ लेवल में आते हो, उसमें FR1 की तरफ जाते हो, तो कुछ स्टैंडर्ड्स आप FR1 में कवर करते हो, फिर कुछ स्टैंडर्ड आप स्टेज 2 में आके FR2 में कवर करते हो, और देन आप फाइनल स्टेज पे जाते हो, और फिर एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक फुल फ्लेज पेपर कंसिडरिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स आप उसको पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो ग्रेजुअली आप मूव कर रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ का क्रंच, देन कंपनी लॉ का, देन इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का स्मॉल वर्जन, देन एडवांस कॉर्पोरेट, एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है। जबकि ऑडिट के साथ ये प्रॉब्लम है कि ऑडिट आपको ऊपर किसी स्टेज में नहीं मिला, ना PRC में कोई गाइडेंस मिली, ना आपको
कैफ स्टेज पे को गाइडेंस मिली स्टेज 1 में, डायरेक्टली स्टेज 2 में आया और फुल फ्लैज 100 मार्क्स का पेपर जो है वो 100% ऑडिट के ऊपर बेस कर, मतलब 100% एम्बिट को कवर करता है। नो डाउट एग्जामिनर का टेस्टिंग लेवल या स्टैंडर्ड 100% स्टैंडर्ड इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फुल फ्लैज पेपर एक फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है और एक ही जगह पे टेस्ट हो रहा है, कोई ग्रेजुअली सीख के नहीं आया किसी चीज में। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है स्टूडेंट को कि वो इससे बेसिक से स्टार्ट करना है और अल्टीमेटली एग्जामिनर की अप्रोच तक या एग्जामिनर के लेवल तक पहुंचना है। तो मैं बात करूं एग्जामिनर के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब है स्टूडेंट ने इसी टेन्योर में, इसी 3-4 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली जो है, इसमें उसने इसको इनिशियल से समझना भी शुरू करना है और टॉप लेवल पे, एग्जामिनर लेवल पे आना भी है इस पेपर को पास करने के लिए। तो थोड़ा टेक्निकल, और एग्जाम भी थोड़ा टेक्निकल है। अच्छा, एक चीज और इस पेपर के बारे में बड़ी क्लियरली कह सकता हूं कि आप जो जो इस पेपर के अंदर पढ़ोगे वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम चीजें आप एक्चुअली में इंप्लीमेंट होते देखोगे फॉर्म के, मतलब जो ही आप ये क्वालिफाइंग पेपर पास करके आगे अपने मैंडेटरी आर्टिकल्स की तरफ मूव करते हो तो आप ये चीजें इंप्लीमेंट होती देखोगे अपने आर्टिकल्स में। तो यस, कहने को ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा क्योंकि जितनी बातें पढ़ रहे होंगे वो बहुत रेलेवेंट होंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल होंगी और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आप लोग आर्टिकल्स में देख भी रहे होंगे, ठीक है। सो अब जरा थोड़ा सा वापस आके इसी के ऊपर वापस आते हैं। ये तो मैंने जरा जर्नल बात कर ली आपसे कि ये पेपर कितना को टेक्निकल है, क्या चीज है, किस स्टेज पे आ रहा है। जरा बात करते हैं इस पेपर को पास करना हो तो कितनी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो 2 टूल्स मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। नंबर 1 प्लानिंग एंड नंबर 2 इज राइटिंग स्किल। प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आप यूं समझ लें कि ये पेपर, अभी हम बात भी करेंगे इसकी के एप्लीकेशन स्टडी के ऊपर, प्लानिंग इस लेवल की इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूं समझ लें कि अगर आपने विदाउट प्लानिंग क्वेश्चन स्टार्ट किया तो शायद आप एग्जामिनर के ट्रैप में फंस जाओगे। यानी यहां पे अब आपको ये समझना होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मार्कर्स अवेलेबल नहीं, आपको ये समझना, स्टॉप, अच्छा जी, आपको ये समझना होगा कि जी प्लानिंग किस हद तक इंपॉर्टेंट है। से मैं कहता हूँ, ज्यूम करता हूँ जी कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर से 3, इसका पार्ट ए है और अगर हम उसकी मार्क्स एलोकेशन देखते हैं तो सपोज अज्यूम करें कि वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अज्यूम करता हूँ। तो टेक्निकली हमें ये गाइड, अब तक तो हम इसमें ट्रेन हो चुके होते हैं 1.8 के रूल में। सपोज मैं कहता हूँ 4 मार्क्स का 1.8 का रूल लगाऊं, चलो 2 मिनट्स वाला रूल लगा लूं कि 1 मार्क के लिए 2 मिनट्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये क्वेश्चन 8 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त इस सब्जेक्ट को लेकर ये हाईली इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें से कितना टाइम स्पेंड करते हो प्लानिंग के ऊपर और एग्जीक्यूशन के ऊपर। सॉरी, मैंने बहुत छोटा लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। प्लानिंग के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो और एग्जीक्यूशन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। मेरे नजदीक आई एम सो सॉरी, मेरे नजदीक अगर आप प्लानिंग पे 50% टाइम भी इन्वेस्ट कर दो तो मुझे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम फील नजर नहीं आती इस पेपर को लेकर। आप 50%, मतलब आप 8 मिनट में से 4 मिनट भी आपने उस केस स्टडी को अंडरस्टैंड करने में लगा दिए तो मैं इतना जानता हूं कि आप अगले 4 मिनट में उसकी एग्जीक्यूशन कर देंगे। ये मैंने मैक्स लिमिट बताई, ये नहीं अब कि 8 मिनट ही आपने सोचने पे गुजार दिए, इकबाल साहब बन गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं। 4 मिनट भी अगर आपने उसमें 50% टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि आप जितना अच्छा प्लान्ड होगे उतना अच्छी एग्जीक्यूशन होगी उस क्वेश्चन की। ठीक हो गया। सो ये एरिया इस हद तक इंपॉर्टेंट है अब ये, क्योंकि अगर जिसने प्लानिंग के विदाउट प्लानिंग एग्जीक्यूशन की तरफ गया तो वो एग्जामिनर के ट्रैप्स को नहीं पकड़ पाएगा बल्कि उनमें फंस जाएगा कहीं ना कहीं जहां एग्जामिनर फंसाना चाहता होगा। सो प्लानिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक और टूल बना ले जो मुझे लगता है कि पास करने के लिए अशद जरूरी है, और वो टूल है रीडिंग ट्वाइस। 2 दफा पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। मोस्टली एग्जामिनर के कमेंट में आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि स्टूडेंट ने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया। जनाब, जब आप अपनी रिक्वायरमेंट ही अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर एग्जीक्यूशन क्या दोगे? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहता हूं हमेशा कि ये आपका
प्रोफेशनल एग्जाम में ये आपका टूल हाईली इंपॉर्टेंट है कि एक सवाल को 2 दफा पढ़ो, क्योंकि 2 दफा पढ़ने से पहली दफा जब सवाल पढ़ोगे उसका आंसर बिल्टअप करोगे, दूसरी दफा जब पढ़ोगे तो या तो अपने पहले वाले आंसर को 100% अश्योरेंस दे दोगे, 100% सर्टिफाई कर दोगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक सोचा मैंने, यही आंसर बनता है, या फिर आप खुद ही डेविएट कर जाओगे। वरना क्या होता है कि आप लोग स्टार्ट कर देते हो लिखना, फिर ऐसे ऑथर बनते हो, ऐसे हकीम बनते हो कि मिड में जाके जहां पे आपको रियलाइज होता है कि आप गलत लिख रहे हो, वहां से आप यू टर्न लेना शुरू करते हो, रादर देन कि आप उसको काट दो और अगले पेज पे नया फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, आप लोग यू टर्न लेते हो। और रीडर को याद रखना, अगर आपको बीइंग अ राइटर इस टाइम पे आप लिखते हुए आपको समझ आ रही है कि आप डेविएशन कर रहे हो, आप इसको यू टर्न दे रहे हो, तो इनफैक्ट पढ़ने वाले को भी समझ आती है कि आपने विदाउट प्लानिंग क्वेश्चन स्टार्ट किया था और अब आप गलत आंसर होने की वजह से इसको टर्न कर रहे हो टूवर्ड्स द करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, सो 2 दफा कम से कम पढ़ो और अपनी टाइम का 50% भी अगर प्लानिंग में इन्वेस्ट कर देते हो तो शायद ये ज्यादा अच्छी बात है एज कंपेयर टू के अनप्लैंड आप स्टार्ट कर दो, किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, एवं बस इधर उधर घूमते रहोगे और टाइम जाया कर, अपना प्रीशियस टाइम जाया करते रहोगे। अच्छा कुछ वेज इंप्रूवमेंट के, तो होम असाइनमेंट बेस्ट वे है, फिजिकल क्लासेस में तो ये पॉसिबल है, ऑनलाइन के लिए ये है कि वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अपनी क्यूरीज भेजें और मैं जो भी सॉल्यूशंस हैं वो भेजें और मैं उनको चेक कर दिया करूंगा। ठीक है जी। कॉमन इश्यूज क्या हैं? अनप्लान्ड आंसर होता है। अच्छा ये प्रैक्टिस मैं सिर्फ 1 महीना करता हूँ कि चेक करता रहूंगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन तो आपसे शेयर किया करूंगा बट प्रैक्टिस शेयर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ वो नहीं कर पाऊंगा, हाँ लेकिन आप लोगों को साथ सोल्यूशन जरूर शेयर किया करूंगा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे आंसर कैसे करना चाहिए था। अनप्लैंड आंसर्स करते हैं, ये प्रॉब्लम है, जंपी आंसर्स हैं, मतलब कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते हो आप प्रॉपर तरीके से कि यार मुझे लिखना क्या है, ठीक है, आंसर क्या देना है। लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत कॉमन इशू है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करता ही नहीं और फिर आखिरी दिन जाके सोचता है कि हाँ पेपर में ही लिख लूंगा, कोई मसला नहीं, थ्योरेटिकल पेपर है, इसको क्या लिखने की जरूरत है। तो मैं आपको एक बता दूं कि ये बिल्कुल उतना ही न्यूमेरिकल पेपर है जितने बाकी अकाउंटिंग के पेपर न्यूमेरिकल हैं। आपको इसमें भी इतना ही प्रैक्टिस चाहिए जितने, शायद ये नहीं कहना, ये शायद बहुत नामुनासिब सी बात हो जाएगी कि हाँ उतनी प्रैक्टिस चाहिए जितनी अकाउंटिंग के पेपर में चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उसका 50% तो शायद उतनी प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छा फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हेस्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चन, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट एकदम देखता है क्वेश्चन पेपर सामने आया, क्वेश्चन सामने है, अब वो एनालाइज कर रहा है कि अच्छा मुझे ये सवाल करना है और उसके ऊपर प्लानिंग कर रहा है, अब प्लानिंग प्रोसेस में है और प्लानिंग के दौरान ही वो देखता है साथ वाले की शीट और वो दे धड़ाधड़ लिखना शुरू हुआ हुआ है, वो स्टूडेंट लिखने पे लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है। अब उसका वो जो एक लिखने का प्रेशर है ना, आप अब कैरी करना शुरू करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज हिट करना शुरू करती है कि यार ये इतना लिख रहा है, मैं पीछे रह जाऊंगा, पेपर कंप्लीट नहीं होगा, यार पेपर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप भी जो आपका प्लानिंग फेज है, आपने अपना फोकस डाइवर्ट करते हो और आप भी प्लानिंग की बजाय लिखना स्टार्ट कर देते हो, क्वेश्चन को प्रॉपरली 2 दफा रीड आउट नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझते। समटाइम्स एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, स्टूडेंट एक रिक्वायरमेंट समझता है और उसी को आंसर करके आ जाता है। अल्टीमेटली अगर 4 नंबर का सवाल है और 2 पार्ट्स थे, उसने एक सवाल के अंदर 2 बातें पूछी हुई थी, तो आप एक बात को समझते हो और एक बात का आंसर करके आ जाते हो, जो कि गलत है। फिर आके इस बात पे रोते हो कि हमने तो एक पेज लिखा था पूरा, हमने तो 2 पेज लिखे थे, ये तो फेल तो फिर भी हो गए। पॉइंट ये है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। और क्वालिटी में भी आप ये देखो कि आप क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ पाए हो कि नहीं पाए हो। ठीक है, आपके अगर एक क्वेश्चन के अंदर 2 रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपने 2 का आंसर करना है। मेरी बात समझ आ रही है? जिस तरह अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, एक रीसेंट पेपर का, तो आपको जरा आइडिया होगा कि अच्छा ये कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये कैसे हम इसको एक सवाल के अंदर, एक पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चंस, मल्टीपल एक ही क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछता है वो, जरा अभी देखते हैं, एक रीसेंट पेपर जरा देखते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आपकी इस चीज को लेकर।
प्लीज इसको होल्ड कीजिएगा। ओके जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी इशू था इससे। अच्छा, ये देखिए जरा, एक मैं क्वेश्चन, सिर्फ एक इजी सा क्वेश्चन मैंने रिसेंट अटेम्प्ट से जरा निकाला है। स्प्रिंग 2022 का पेपर है ये, ठीक है। जरा मैं चाह रहा था कि जरा आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट कैसे होती है। देखो, इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई, हमने नहीं पढ़ा हुआ, परेशान नहीं होने कि क्या पढ़े, मैं सिर्फ बताने लगा हूं कि किस तरह मल्टीपल रिक्वायरमेंट एक ही सवाल के अंदर पूछी जाती हैं। कहता है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल, थ्रेट्स बताएं, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट, थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल, and discuss how your firm would evaluate these threats. सेकेंड पॉइंट, इन थ्रेट्स को इवेल्युएट कैसे करेगी आपकी फर्म, ऑडिट फर्म, ठीक। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ अभी। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द सेफगार्ड्स अवेलेबल टू योर फर्म टू एड्रेस द थ्रेट्स। इसका मतलब देखो, आप बहुत गौर करो कि एक ही सवाल के अंदर उसने आपसे थ्रेट्स भी पूछे, ठीक है, उसने आपसे इसकी इवैल्यूएशन भी पूछी, और तीसरा पॉइंट उसने मुझे कहा, उसने कहा कि जनाब बताइए आप सेफगार्ड क्या अप्लाई करेंगे। तीन बातें उसने आपसे पूछी हैं, थ्रेट्स क्या होंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे आपकी फर्म, और आपकी फर्म सेफगार्ड कौन से अप्लाई करेगी। तो देखो, कहने को ये एक क्वेश्चन था, लेकिन तीन रिक्वायरमेंट्स थी, और मार्क्स देखो 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ने इन तीनों के लिए अलग-अलग नंबर रखे हुए हैं। तो अगर आप एक आंसर कर रहे हो एक बात का और क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे, या इनमें से तीन में से दो बातों का आंसर कर रहे हो, तो समझ लें कि आपने एक क्वेश्चन, एक मार्क्स तो सेपरेट कर दिए। और एग्जामिनर तो अब मार्किंग स्कीम भी देता है आपको, वो तो बताता है कि जनाब मैंने अगर ये तीन सवाल आपसे पूछे हैं तो इन तीन सवालों के अंदर थ्रेट्स के सेम है, तो 5 नंबर हैं, इवैल्यूएशन के 5 नंबर हैं, सेफगार्ड के 3 नंबर हैं। तो वो तो आपको, अगर आपने अब एक पार्ट छोड़ा है तो समझो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपके वो नंबर गए, सेफगार्ड नहीं किया 3 नंबर गए, अब आपने 10 नंबर का सवाल सॉल्व किया। कहने को आपको, चूंकि ये थ्योरेटिकल पेपर आपको लग ऐसे है आपने 13 नंबर सॉल्व किए, लेकिन इनफैक्ट आपने रियलिटी में 10 नंबर सॉल्व किए, 3 नंबर तो आप पहले ही छोड़ आए हो। बात समझ पा रहे हो मेरी? सो ये चीज एक थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक रिक्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट चूंकि केयरफुली उसको पढ़ता नहीं है, इसलिए स्टूडेंट फंस जाता है। बाद में स्टूडेंट समझता है कि उसने पूरा रिक्वायरमेंट का आंसर कर दिया, बट इनफैक्ट उसने पूरे रिक्वायरमेंट का आंसर नहीं किया होता। अच्छा जी, हम यहां तक पहुंच गए थे। इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, ये तो बहुत कॉमन इशू है। ये स्टूडेंट हाँ तो कर देता है, फौरन से पहले सारे ला देते हैं, हाँ हाँ हम सही नहीं पढ़ते, हम कंसिस्टेंट नहीं पढ़ते। बेटा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी की मैं एग्जांपल यूं दे देता हूं, अक्सर कहता हूं कि देखो आप ये कहते हो कि आप सपोज एक बल्की पर्सन है, तो क्या वो आज ही खाने से, या चलो इसको यूं और आसान एग्जांपल कहते हैं, ये तो मुझ पे फिट होती नजर आ रही है, यूं कर लेते हैं कि अगर एक पर्सन अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है, तो क्या वो आज जिम जाएगा और 100% उसकी सारी कैलोरीज बर्न और आज ही सारे इफेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे? नहीं, वो कंसिस्टेंट कोई 2 महीने 3 महीने जाना शुरू होगा तो वेट रिड्यूस या उसने जो भी अचीव करना चाहता है टारगेट, वो अचीव होना शुरू होंगे। क्या अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करने से ये अगर रिजल्ट्स अचीव होते हैं से 2 महीनों में, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 30 मिनट्स की बजाय हफ्ते को सिर्फ एक्सरसाइज कर लिया करूंगा और सैटरडे को ही सारे 30x7 करके उतने मिनट्स पूरे कर लिया करूंगा एक्सरसाइज। क्या तब भी रिजल्ट्स अचीव होंगे? नहीं अचीव होंगे। मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट रिक्वायर्ड है। आप लोग डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पे करोगे तो ही आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चलना स्टार्ट होगी। आप सैटरडे को सोचोगे आज सारे काम हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सारे कॉन्सेप्ट आप कोशिश करोगे डाइजेस्ट करने की, बट इनफैक्ट डाइजेस्ट होने वाले नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होने आपसे, ठीक है। वो होता क्या, 2 बातें समझ आ जाएंगी, 2 नहीं समझ आएगी, आप भी इग्नोर करोगे, ठीक है यार 2 तो समझ आ गई है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डेली का काम डेली बेसिस पे करना है। जो पढ़ लिया है उसे मेमोराइज करना है, मेमोराइज नहीं तो अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट बिल्टअप करनी है, ताकि अगले लेक्चर के साथ उसकी कनेक्टिविटी बिल्टअप की जा सके। क्योंकि मैं तो कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपके एंड से कुछ नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको कल वाला लेक्चर का पता ही नहीं है।
ठीक है। और एक छोटा सा काम आज के होमवर्क के तौर पे कि आप iCAP की साइट ओपन करके अपने लॉगिन करके जरा स्टडी रिसोर्स में जाइए, कैफेट में, वहां पे मार्किंग स्कीम गिवन है, तो जरा उसको एक दफा खोल के देखिए। अगर कभी उसे ओपन नहीं किया तो आपको रियलाइज होगा कि पेपर किस हद तक थ्योरेटिकल पेपर्स भी मैथमेटिकल चेकिंग पे जाते हैं, मैथमेटिकल मार्किंग स्कीम्स पे चेक हो रहे होते हैं। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे, किसी एक बुक को तो लेके चलना है। तो मैंने दोनों का कंपैरिजन किया, iCAP की बुक का भी और आसिफ साहब की बुक का भी। तो अनडाउटेडली, विदाउट एनी डाउट, ऑब्वियस बात है, जो सीक्वेंसिंग है, मुझे दो डिफरेंसेस नजर आए। नंबर वन, iCAP की बुक में जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, या यूं कहूं कॉन्सेप्ट्स का जो ऑर्डर है, वो बड़ा हैपहैजर्ड सा है। एक बात पहले कर दी गई है, दूसरी बात चैप्टर नंबर 15 में हो रही है, चैप्टर नंबर 14 में हो रही है। नहीं, जो बातें चैप्टर 1 के तौर पे समझ आनी चाहिए थी, वो चैप्टर 15 में जाके समझ आ रही हैं। तो ये हैपहैजर्ड है। आप अब स्टूडेंट को इस तरह घुमाने की बजाय कि चैप्टर 1 में पढ़ो फिर चैप्टर 15 पढ़ो, इससे बहुत बेहतर है कि एक ऑर्गेनाइज्ड बुक को फॉलो कर ले जाए। तो वी विल फॉलो आसिफ साहब की बुक, हम फॉलो करेंगे एज अ क्लास स्टडी टेक्स्ट, ठीक है। और कंटेंट की बात करूं तो आपको आसिफ साहब की बुक में कंटेंट इससे ज्यादा ही मिलेगा जितना iCAP की बुक में गिवन है। सो बहुत मेहनत हुई हुई है उस बुक के ऊपर, वो नजर आती है। सो मैं बहुत फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं कि जो सीक्वेंसिंग है, जो ऑर्डर है उस कॉन्सेप्ट का, एक तो वो बहुत इंप्रूव्ड है आसिफ साहब की बुक में। दूसरा, प्रैक्टिस मटेरियल बहुत, जो कि स्टूडेंट की हमेशा एक अटमोस्ट विश होती है कि उसको साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल मिले, लाइक पास्ट पेपर रेलेवेंट, टॉपिक वाइज। फिर हमें ये मिले कि अच्छा दूसरी बॉडीज में कौन से क्वेश्चन किस तरह टेस्ट हुए। हो सकता है कोई टॉपिक iCAP ने टेस्ट ही ना किया हो, तो फिर दूसरी रेलेवेंट बॉडीज ने कोई टेस्ट किया होगा अच्छा टॉपिक। तो आपको ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज का भी, और इसके साथ साथ iCAP का भी, दोनों वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक हो गया जी, वॉल्यूम 2 के अंदर। ओके, डन हो गया। सो हम लोग जो क्लास बुक है, जो स्टडी टेक्स्ट है, वो आसिफ साहब की बुक फॉलो करेंगे। पेपर के पासिंग रेशो की बात करें तो लास्ट अटेम्प्ट, रीसेंट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 32.5% रिजल्ट रहा इस पेपर का। पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ शॉर्ट वेज में, पेपर लेंथी होता है, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज कॉमन है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लानिंग में बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एग्जीक्यूशन थोड़ी डिले हो जाती है, या फिर एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से पेपर में एक डिले आता है। अच्छा, जो एक टाइम क्लॉक चल रही है ना, साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो ही अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो, ये मल्टीपल रूल वाला 1.8 रूल क्रॉस करते हो, आप थोड़े परेशान होना शुरू हो जाते हो सबकॉन्शियसली। तो यस, ट्रू, पेपर मॉडरेट लेवल का है, टाइम मैनेजमेंट इशू आता है जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। हाँ, एग्जामिनर की अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है, वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव एरिया को तो वो फिर भी किसी हद तक वो एक लिमिट में रखता है, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच इस्तेमाल करता है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच को आंसर करना क्यों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसकी रीजन है कि जैसा मैंने पहले कहा कि आप पहली दफा ऑडिट इसी स्टेज पे पढ़ते हो कैफेट पे, और बिगिनर से स्टार्ट करते हो, इनिशियल स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, और आपने एग्जामिनर के लेवल तक आना है। एक तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, इस पर्टिकुलर केस स्टडीज के अंदर आपका, देखो, हम बीइंग एन ऑडिटर, अपनी एक वर्ड में बार बार इस्तेमाल करूंगा आगे भी, प्रोफेशनल जजमेंट का, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हो अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के अंदर। मतलब जब आप आर्टिकल में चले जाओगे, आप वहां पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल जो आप यूज कर रहे होते हो वो प्रोफेशनल जजमेंट होती है। आप अपनी जजमेंट एक्सप्रेस करते हो, वो जजमेंट यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पेपर में भी एक्सप्रेस करवाता है क्वेश्चंस में। वो चाहता है कि यहाँ पे आप अपनी जजमेंट यूज करें, यहाँ पे आप अपना व्यू पॉइंट यूज करें, अपना नॉलेज यूज करें, उस नॉलेज की बेस के ऊपर फैसला करें कोई, ठीक है। या जो आपने स्टैंडर्ड पढ़ रखा है, जो बात पढ़ रखी है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ रखा है, उसकी बेस के ऊपर कोई डिसीजन दें। तो जब आपको ऐसे काम कही जाते हैं तो आप यूजुअली अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करते हो। अब वो वहां पे ये एक थोड़ा टची चीज है कि इस स्टेज के ऊपर ये बिल्ड करना, ये हैबिट बिल्ड करना, या ये राइटिंग स्टाइल बिल्ड करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है जिसके ऊपर, और इसका एक ही आसान टूल है, एंड दैट इज प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, लिखो, लिख के चेक करो। देखो, एक बार याद रखना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि उस
क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं जो तुमने ज़बानी किया। उसकी रीजन बता देता हूं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम जब पढ़ते हो सॉल्यूशन तो आपको फील आती है कि हाँ यार यही तो सोचा था मैंने, तो यही लिखना था, बट इनफैक्ट आपने वो नहीं लिखना होता। क्यों? क्योंकि जब आप, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा लिखो और लिख के अपना चेक करो, क्योंकि अब आप डेविएट नहीं कर सकोगे। अब जो लिखा है वो सामने पड़ा है, और जब कंपेयर करोगे उसे जो एक्चुअल सॉल्यूशन है आई कैप का, तो आपको समझ आएगा आप किस लेवल का लिख रहे हो, आप कितने बिगिनर लेवल पे हो, और आई कैप किस लेवल का आपसे एक्सपेक्ट करता है। मैं ये नहीं कहता कि क्रैमिंग करना शुरू कर दो, आई कैप के सॉल्यूशंस को याद कर लो, ना 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 ना। मैं ये कहता हूं कि अपने लेवल को थोड़ा वक्त के साथ साथ इंक्रीज करो। आपकी राइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, आपको इन प्रोफेशनल जजमेंट्स का इस्तेमाल आना चाहिए कि आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना है और कहां करके इस्तेमाल करना है। क्या सारे सवालों में इस्तेमाल करना है? नहीं, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है। सो इस अप्रोच तक आने के लिए हमें अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना काम। मैं अच्छा ये एक और चीज कह दूं, लिख के जो किया किया, वरना जबानी जो भी किया कोई फायदा नहीं है उसका। मतलब अगर आप पास पेपर्स कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपने जबानी पास पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो आपने वो पास पेपर नहीं किए, ठीक है, वो आपने बस सोल्यूशन पढ़े हैं उसके। करना है। और मैं अच्छा डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रहा, डिस्क्रिप्टिव तो सेम होता है ना, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आप क्वेश्चन करो, लिखो, फिर देखो तुमने क्या लिखा है, क्योंकि तुम डेविएट अब नहीं कह सकोगे हाँ हाँ यही तो लिखना था, ना ना अब नहीं कह सकते, अब तो लिखा हुआ सामने पड़ा है। अपने आप को ना तुम लोग सेटिस्फाई कर लेते हो, बहाने एक्सक्यूजेस बना लेते हो, हाँ हाँ मैंने यही तो लिखना था, यही तो करना था। तो वो एक्सक्यूजेस आपको ना कुशन दे रहे होते हैं, और आप भी एंजॉय कर रहे होते हो कि ठीक है यार कर लिया कर लिया, अपने आप से झूठ बोल रहे होते हो। ठीक है। सो इनफैक्ट लिख के करो जो भी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, मार्क्स की रेंज देखें तो 2 to 13 मार्क्स की रेंज है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स एलोकेशन है वो ज्यादा है, और जो डिस्क्रिप्टिव है डेफिनेटली उसके मार्क्स रेशो कहीं 2 से 6 के दरमियान, 2 से 5 के दरमियान मूव करते हैं। जबकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो केस स्टडी बेस्ड है, उसकी रेंज 13 मार्क्स तक भी जाती है। ठीक है, यहीं तक आई थिंक सो। आई थिंक मैंने जितना भी इस पेपर के हवाले से आपको एक इंसाइट प्रोवाइड कर सकता था वो मैंने की है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद बातें ऐड करता जाऊंगा कि पेपर की क्या टेक्निक होगी, पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। इनिशियल देखो, एक बार याद रखना, फर्स्ट 30 to 40 या 40 to 45 कह लें, 40 to 45 मिनट्स किसी भी पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। या तो आप वो एक पंजाबी होता है, या तो आप तर जाते हो या मर जाते हो, या तो आप पास हो जाते हो या फेल हो जाते हो उस पहले 40-50 मिनट में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फियर जो है, एग्जामिनेशन प्रेशर, एग्जाम फियर, वो आप पे या तो डोमिनेट कर जाता है या आप उस पर डोमिनेट कर जाते हो। दोनों ही तरीके हैं। या तो आप लड़ाके बन जाते हो कि आपने इतना अच्छा सॉल्व कर लिया उस टाइम में, इतना अच्छा बैटल को इतनी अच्छा आपने लड़ लिया कि अब आपको लगता है कि अगला टाइम भी देख लेंगे ऐसी की तैसी। ठीक है। और कई दफा ऐसा होता है कि वो फियर आप पे डोमिनेट कर जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये सीखेंगे कि इनिशियल फेज में हमें कैसे इस पेपर को, जो इनिशियल 1 आ रहा है उसके अंदर, इस पेपर को कैसे लेकर चलना है, ताकि या एग्जाम हॉल में कौन से क्वेश्चंस को कैसे फोकस करना है, ताकि हमारे पास हम वो लड़ाके बन जाएं और हम लोग इसे 1 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज कर लें, ताकि अगले जो टाइम है उसके अंदर हम टेक्निकल क्वेश्चंस भी हों तो उनको अच्छे तरीके से लड़ने का वो जो जज्बा है या जो वो मोटिवेशन है वो हमें मिल जाए। ठीक है। इंशाल्लाह इसके साथ ही इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।